दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है, बल्कि इनफैक्ट मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पर बहुत शोध कर रहा था। दरअसल ये सवाल तो हमेशा से मन में आता था, लेकिन थोड़ा लॉजिकल रेफ़रेंसेस के साथ, तथ्यों के साथ में किसी बात को रखने का अलग मज़ा होता है और इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत की। तो पहला सवाल, सबसे पुरानी आइडियोलॉजी इस धरती पर कौन-सी है? आपको पता है मॉडर्न साइंस किस दर्शन शास्त्र से निकला है, किसको अपना मानता है आज भी? तो इन दोनों के सवालों के जवाब पहले, सबसे पहले सुकरात, अरस्तु, प्लेटो आपने नाम सुने होंगे। ये सब ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, यूनानी फिलोसोफर्स जिनको कहा जाता है हमारे यहाँ। मॉडर्न साइंस इनकी देन माना जाता है। अब एक ये चला कि सबसे पुरानी फिलॉसफी कौन सी है, तो ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूनान की फिलॉसफी में ना हो जो लिखा गया। यहाँ पे मज़ेदार ट्विस्ट आता है। ये बहुत समय से इस बात पर एक बहस सी चलती आई है कि भारत में फिलॉसफी और हज़ारों साल पहले से ये दर्शन शास्त्र जो कुछ वहाँ पर था वो पहले से भारत में चला आ रहा था। और कई आज भी ग्रीस के कई भी विद्यार्थी शोध पत्र लिखते हैं। मैंने कुछ शोध पत्र को पढ़ा, बड़ा मज़ा आया उनको पढ़ने में। अब वो ये दिखाने की जद्दोजहद है कि नहीं सब कुछ ग्रीस में हुआ, तो वो ये लिखते हैं कि वो तो बहुत गरीब थे अरस्तु, तो वो बाहर जा ही नहीं सकते थे, इंडिया से किसी के आने का कोई सबूत नहीं मिलता है, तो ऐसे में वहाँ का ज्ञान कैसे आ गया होगा। ये वो इस तरह की कुछ कुछ बातें उन लोगों ने लिखी, which was very illogical। क्योंकि जब भी वैज्ञानिक शोध या रेफरेंसेस की बात होती तो हमेशा तथ्यात्मक रूप से समय काल अवधि को देखा जाता है और सारे चीज़ों का अवलोकन किया जाता है। अब ये लोग सुकरात तक ही अटके हुए हैं। चलिए मैंने आपके लिए कुछ ये लिख रखे हैं कि कौन कब हुआ है। तो सुकरात की अगर बात करें, ये सबसे सीनियर फिलोसोफर्स में अगर प्लेटो, अरस्तु, ये तो इनके साथ की या इनके बाद की पीढ़ी हैं। प्लेटो सुकरात के साथ की हैं। तो सुकरात 470 से 399 BC ईसा पूर्व, 470 साल पहले ईसा मसीह से, ऐसा समझ लीजिए सीधी सीधी भाषा में। प्लेटो 428 साल पहले ईसा से, 428 साल पहले। अरस्तु 384 साल पहले। ये तीनों ग्रीक फिलोसफी के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं। चलो हम इनके और पप्पा का नाम बताते हैं आपको। आप सब भी जानते हैं, उनका नाम है पाइथागोरस। वो भी ग्रीक फिलोसोफर थे और इनका समय कौन सा है? 570 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह से 570 साल पहले, 2500 से कुछ और थोड़ा साल पहले। तो ये इनसे भी पुराने हो गए। यानी ग्रीस में या फिर यूनान में फ़िलॉसफ़ी की ये परंपरा सुकरात से पहले की है। और भी कई फ़िलॉसफ़र्स हैं उनके बारे में, लेकिन आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 ईसा पूर्व इसके आसपास में सब मिल जाएंगे। लेकिन पाइथागोरस ज़रा इसको पकड़ कर रखिएगा, 570 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज आपने एक नाम सुना होगा, इंडिका लिखी इन्होंने। इंडिका एक भारत के ऊपर लिखी हुई किताब है। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस थे। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर आए, आक्रमण आधा अधूरा करा, नंदवंश की सेनाओं के बारे में सुना, दूर से ही भाग गए या वापस चले गए। सेल्यूकस ने वापस आक्रमण किया, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो सम्राट बन चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया। हराने के बाद में एक संधि हुई। संधि में क्या हुआ था? आपने चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलन के बारे में सुना होगा। हेलन जो है वो इन्हीं सेल्यूकस की बेटी थी। यहाँ से एक संबंध शुरू होता है ग्रीस और भारत का। इसका समय काल भी बता देता। 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य हैं, 350 मेगास्थनीज हैं, तो ये 350 साल पहले हैं। निश्चित तौर पर सुकरात और प्लेटो के कुछ आसपास का समय है, लेकिन बाद का समय है। लेकिन मैं अभी एक और दिलचस्प पहलू पर आ रहा हूँ। ये तो एक सीधी सीधी कनेक्टिविटी है, क्योंकि उस समय पर मेगास्थनीज ने सब कुछ लिखा। अब सेल्यूकस क्या करने के लिए आएंगे, क्यों हमला करना चाह रहे हैं? उनसे पहले भी हमले के कई प्रयास होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा और भारत में पनपने वाले ज्ञान विज्ञान से वो वाकिफ़ नहीं थे, वो वाकिफ़ थे। तो यहाँ भी एक लूट चल रही थी और भारत से कोई आक्रमण करने वहाँ तो नहीं जा रहा था, ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब वहाँ हम पर आक्रमण होते थे, यहाँ से आक्रमण करने कोई नहीं जाता था। पाइथागोरस जिनका मैंने जिक्र किया, क्योंकि इनका समय है 570 ईसा पूर्व,
जैसा कि ज्ञात इतिहास में, तो हम इनको पकड़ कर चलते हैं क्योंकि इन सबसे पहले का समय है पाइथागोरस का। अब एक लेखक हैं, उनको लेकर अल्बर्ट बर्क, यूएस के हैं ये, इनको कई लोग कोट करते हैं। मुझे तो इनके कोटेशन की भी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी क्योंकि रेफरेंसेस की आप लोग बात करते हैं तो रेफरेंस अल्बर्ट बर्क, इन्होंने लिखा है कि भारत यात्राएं पाइथागोरस ने की। पाइथागोरस ने भारत की यात्रा की, और क्योंकि वो शुल्ब सूत्र के बारे में जानते थे, और शुल्ब सूत्र को समझने के लिए गणित के इन बेहतरीन सूत्रों को समझने के लिए वो भारत की यात्राएं करते थे, भारतीय गणितज्ञों से मिलते थे। ये लिखी हुई बात है, कही हुई बात है। अब ठीक है, हम कहते हैं कि चलो नहीं, किसी ने कह दिया होगा, कुछ कह दिया होगा। शुल्ब सूत्र क्या है? शुल्ब सूत्र तो हमारे पास है, हम साहित्य को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप बेशक भगवान श्री रामचंद्र के समय को ठीक ठीक ना बता पाएँ, वेद व्यास के समय को ठीक ठीक ना बता पाएँ, वेदों की उत्पत्ति कब हुई इसको ना बताइए, इतिहासकार सब फेल हैं इसमें। लेकिन आप इन चीज़ों के अस्तित्व को या इस साहित्य के अस्तित्व को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते, तो गले की हड्डी से बन जाता है इन लोगों के, इनको जवाब देते नहीं बनता है। अब शुल्ब सूत्र से आप चलिए, आप पाइथागोरस की विजिट और सारी फिलॉसफी से आप शुल्ब सूत्र से तो इनकार नहीं कर सकते। शुल्ब सूत्र पर बाद के कई गणितज्ञों ने, भारतीय गणितज्ञों ने बहुत काम किया। शुल्ब सूत्र लिखा किसने? बोधायन ऋषि ने। मैंने इनके बारे में भी जानकारी और वीडियोस बनाए हैं विस्तार में। आप थोड़ा सा वेद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेद दर्शन है, या मेरे फेसबुक पेज पर भी पीछे चले जाया करिए, तो कभी कभी आपको कई और काम के वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो ये रिसर्च करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। खैर, बोधायन ऋषि जो है वो 800 ईसा पूर्व का समय, कितना? 800 ईसा। मतलब जब आपके ये पाइथागोरस के आने की बात के समय की बात हो रही है, आए तो फिर और बाद में होंगे, 570, इससे भी करीब 250-300 साल पहले बोधायन ऋषि हो गए। अच्छा, बोधायन ऋषि ने शुल्ब सूत्र जो लिखा है वो संपादन है, पहले से चली आ रही परंपरा का संपादन है, यानी कि भारत में इससे भी पहले। और निश्चित तौर पर ऋग्वेद के बारे में हम लोग ठीक ठीक समय नहीं बता पाते हैं, लेकिन 3000 साल मानकर चलते हैं कि लगभग 3000 साल पहले इस तरीके से भारत में गणित की परंपरा बन गई। अच्छा, आप अगर छोड़िए, हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की, मगध साम्राज्य की बात कर लें तो हम 2500 वर्ष पूर्व, मगध नाम था इनका राजा का, इन्हीं से मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। इतना तो इतिहास हमको मिलता ही है, 2500-3000 साल पहले भी भारत में ये सारे विकास, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब जबकि ग्रीस की फिलॉसफी के अते पते नहीं थे, क्योंकि वो सब कुछ उनका 600 ईसा पूर्व के आसपास का सारा फैक्ट मिलता है। हमारे सारे फैक्ट्स मिलते हैं इससे पूर्व के, यानी निश्चित तौर पर वहाँ पर भारत के बारे में जानकारियाँ, भारत के पुरातन ज्ञान विज्ञान की जानकारियाँ पहुँच चुकी थी। और अगर अब मैं आपको कुछ मैंने तो आपको ये फिलोसोफर्स बता दिए ग्रीक, अब आप सुनिए, इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। पाणिनि नाम सुना है, संस्कृत के वैज्ञानिक, और संस्कृत तो संस्कृत भाषा का जो ग्रामर तभी लिखा जाएगा ना जब संस्कृत प्रचलन में होगी, उसको और परिष्कृत करने के लिए, उसको और बेहतर तरीके से रखने के लिए तो मतलब 700 ईसा पूर्व तो महर्षि पाणिनि का समय है, उससे पहले से संस्कृत प्रचलन में है या उसमें साहित्य लिखा जा रहा है। ऋषि कणाद नाम से ही, जैसे कण से कणाद बना हुआ है, भौतिकी के ऊपर इन्होंने जो वैशेषिक दर्शन है वो बहुत ही महत्व का है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी कुछ लिखा भी है, इसको पढ़िएगा। बोधायन ऋषि की बात की 800 ईसा पूर्व। चरक संहिता आप सब जानते हैं, इनका 300 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व समय बताया जाता है। सुश्रुत आयुर्वेद पर, सुश्रुत संहिता आपको पता ही है, और सर्जरी के ऊपर 800 ईसा पूर्व का समय। अब सोचिए 700-800 ईसा पूर्व तो आप मान रहे हैं, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, उस समय पर भारत में ये स्थिति थी ज्ञान विज्ञान की। आप कैसे, ग्रीक वहाँ पर अभी फिलॉसफी चल रही है, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र मूल होता है विज्ञान का, लेकिन यहाँ पर कर्म सिद्धांत भी था, व्यवहारिक इस्तेमाल भी विज्ञान का होने लगा था भारत में। ऐसे में ग्रीक फिलॉसफी और भारतीय फिलॉसफी का कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो लोग करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्रीस में सारा दर्शन शास्त्र पैदा हुआ था, वो बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। उनको थोड़ा गहराई, वो मूर्खता इसलिए क्योंकि अज्ञानतावश करते हैं।
उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदांत के बारे में कुछ नहीं पता। जिन बच्चों ने भी लिखा उन्होंने बस ले दे के अरस्तु के आसपास सारी चीज़ों को बुन दिया। वो पाणिनि, कणाद, बोधायन, चरक, सुश्रुत के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर कितनी बड़ी वंशावली है, चंद्रवंश, सूर्यवंश की परंपरा कितनी लंबी है, उसका साहित्य कैसा मिलता है। वो हमारे महाकाव्यों की रचना, उसमें छिपे हुए इतिहास को जानते ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानना ज़रूरी है। हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए, ताकि जब कहीं कुछ रखना हो, बोलना हो, तो उसकी जानकारी हो। इसका प्रयास आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।